बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। दर्शकों, इस समय जैसे जैसे युद्ध के दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे नए नए प्रहार किए जा रहे हैं, नए नए हथियार मैदान में आ गए। और अब देखिए, केमिकल वॉर वर्सेस परमाणु प्रहार, ये बहुत खतरनाक है दर्शकों दुनिया के लिए। परमाणु तो सीधे सीधे भारत पर भी असर डाल सकता है दर्शकों, और केमिकल अटैक करके ईरान ने बता दिया कि उसकी तैयारी क्या है। देखिए, अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो चुके हैं और ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आप पूछेंगे कि आखिर गुस्सा क्यों है, तो उसकी तस्वीर आपको दिखाना। ईरान ने इजराइल की केमिकल फैक्ट्री पर अटैक कर दिया, जिससे केमिकल का रिसाव हो गया है दर्शकों, और इस समय क्षेत्र में हालात बहुत खराब हैं। ये ऑयल रिफाइनरी है दर्शकों, जहां पर ईरान ने अटैक किया है इजराइल के बाजन में, और ये अटैक बता रहा है कि अब ईरान रणनीतिक तौर पर इजराइल पर प्रहार कर रहा है। ये तो केमिकल अटैक है दर्शकों, लेकिन परमाणु सेंटर डिमोना पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है। यानी ईरान अब इस युद्ध में एक कदम आगे चल रहा है। इजराइल के 3 ठिकानों पर अटैक किया, पहला केमिकल, दूसरा परमाणु और तीसरा ऑयल रिफाइनरी। लेकिन अब यहां देखिए आप, अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा है। दम्मान पर ईरान ने अटैक कर दिया है। यह अमेरिकी सैन्य बेस है जहां पर अटैक किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए। सोचिए दर्शकों, यह रणनीति क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं ईरान ने कहां कहां पर अटैक किया है, इससे आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान चाहता क्या है। यह ईरान है दर्शकों, और ईरान से इजराइल की दूरी ज्यादा है। पहला अटैक किया केमिकल प्लांट पर दक्षिणी इजराइल में दर्शकों, और फिर ईरान की तरफ से एक और अटैक किया गया जो था ऑयल रिफाइनरी हाइफा पोर्ट, और यहां पर हमला इतना जबरदस्त था कि अब तक ऑयल रिफाइनरी जल रही है। फिर ईरान ने इराक बगदाद एयरबेस को निशाना बनाया दर्शकों, यह अमेरिका को ताकत दिखाने जैसा है। और इसके बाद एक और हमला किया गया, और यह हमला था इराक बॉर्डर पर सीरिया। यानी पूरे इलाके में ईरान अपनी धौंस जमाना चाहता है, ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता है, और इसलिए उसने सऊदी पर भी अटैक करके बता दिया कि सऊदी जो युद्ध में रणनीति चल रहा है उसके बारे में भी ईरान को पता है। यानी इस समय पूरे मिडिल ईस्ट पर ईरान का खौफ मंडरा रहा है दर्शकों। और क्यों ना मंडरा है, क्योंकि ईरान ने इस युद्ध में अपने आप को मजबूत किया है और अब केमिकल वॉर
और परमाणु प्रहार की बात की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। रिजीम चेंज करने वाले ट्रंप की अपनी ही कुर्सी खतरे में पड़ गई। अमेरिका में जनता ने ऐसी बगावत की, यानी ईरान ट्रंप के गले की वो फांस बन गया जिसे उगलना और निगलना दोनों जानलेवा हो गया है। अब आखिरी रास्ता बचा है ग्राउंड ऑपरेशन। तो ईरान ने भी कह दिया वेलकम टू हेल। मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन के अनुसार एक ईरान नहीं 31 ईरान लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारना या ग्राउंड ऑपरेशंस करना ऐसे होगा कि जैसे दीवार में जाके सर टकरा देना। इधर ट्रंप सोचते रहे सेना भेजें या पांव पीछे खींचें, उधर ईरान ने सीधा केमिकल वॉर की शुरुआत कर दी। इजराइल में पानी, पेट्रोल, केमिकल सब अंडर अटैक है। ईरान ने तो अब इजरायली परमाणु ठिकाने डिमोना को भी धुआं धुआं कर दिया। सवाल यह है कि ईरानी केमिकल वॉर के बदले ट्रंप ग्राउंड प्रहार करेंगे या व्हाइट हाउस में बन रहे बंकर में छिपेंगे, क्योंकि ईरान ने अब सीधे नेताओं को टारगेट करने की धमकी दे दी है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ईरान ने कोई यूं ही अटैक नहीं किया है। ईरान की पूरी तैयारी थी दर्शकों। मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ईरान ने पहले टारगेट सेट किए। टारगेट कहां पर था? पहला था पेट्रोकेमिकल प्लांट, उसके बाद इजराइल की फर्टिलाइजर फैक्ट्री, फिर गैस प्रोसेसिंग यूनिट और आखिर में वाटर प्लांट। क्योंकि ईरान जानता था यहां अटैक करेगा तो असर होगा। असर क्या होगा दर्शकों? जहरीली गैस का रिसाव होगा, धुआं फैल सकता है जो इजराइल में दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए खबर है कि आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है और यही ईरान ने सोचा था। और इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप हो गई। नतीजा क्या दर्शकों? खेती और फर्टिलाइजर में दिक्कत होगी, दवाइयां, इंडस्ट्री सप्लाई की चेन टूट जाएगी। ये ईरान की रणनीति थी दर्शकों। क्योंकि अगर वो इजराइल को कमजोर करना चाहता है तो इजराइल सैन्य तौर पर कमजोर नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल की तैयारी है दर्शकों, और ईरान ने इस अटैक से उस तैयारी को धता बताया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। IRGC ने परमाणु से पहले केमिकल वॉर की शुरुआत कर दी है। देखिए, इजराइल में केमिकल अटैक के खतरे से हड़कंप मचा है, क्योंकि ईरान ने एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल अटैक किया दर्शकों। ये देखिए, यहां जाती हैं और मिसाइलें गिर जाती हैं। हमले के बाद केमिकल प्लांट में आग और जहरीला धुआं निकल रहा है कुछ इस तरह का, जिसके बाद पूरे न्योत होवाब इलाके में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। लोगों को घरों में रोक दिया गया है, दरवाजे खिड़कियां बंद करा दी गई हैं, क्योंकि अटैक के बाद जहरीली गैस और केमिकल के रिसाव से खतरा बढ़ गया है। यानी ईरान ने इजराइल में केमिकल वाली तबाही फैलाने की कोशिश की। दूसरी तरफ इजरायली परमाणु सेंटर डिमोना पर भी अटैक किया गया है दर्शकों, और इजराइल का सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर डिमोना माना जाता है। ईरान ने इजराइल के इस सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर पर भी तबाही मचाई, जबकि कुवैत के वाटर प्लांट, बिजली प्लांट पर भी ईरान ने हमले कर दिए। यानी अब जंग इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर आगे बढ़ाई जा रही है, और यही कोशिश है ईरान की, और इसी कोशिश में धीरे धीरे वो कामयाब हो रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान की तरफ से केमिकल त्रासदी तो दूर साहब, उसके पहले जब इजराइल और अमेरिका बार बार उनके न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर रहे हैं, जहां से रेडियो एक्टिविटी लीक होके लाखों करोड़ों लोगों को त्रस्त कर सकती है, तो वो कहीं नहीं। जहां उन्होंने पलटवार किया है, जैसे आज ईरान बिल्कुल जैसे को तैसा कर रहा है। जो आप उनके साथ कर रहे हैं वो आपके साथ कर रहा है, तो फिर आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए ना साहब। अगर आप उसके पानी के प्लांट ठोक सकते हैं तो वो आपके भी पानी के प्लांट ठोकेगा। अगर आप उसका रिफाइनरी ठोकेंगे तो वो आपकी ठोकेगा, न्यूक्लियर प्लांट ठोक। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी जो तस्वीर आपने देखी वो है ईरान के अटैक, लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए दर्शक, और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है
कि अब तो ईरान में अपनी सेना उतारनी ही पड़ेगी, क्योंकि ईरान शिकंजे में नहीं आ रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी क्या है, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। डोनाल्ड ट्रंप बंकर कहां? दर्शकों यह है तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की। मैं आपको बताता हूं सेना क्यों उतार रहे हैं। पहली है खार्क द्वीप पर कब्जे का प्लान। ट्रंप ने बता दिया है कि वो तेल पर कब्जा करना चाहते हैं आज, और दर्शकों उसके लिए देखिए ईरानी कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया, यानी यहां से पहले सब कुछ खत्म किया जाएगा और फिर खार्क द्वीप पर कब्जा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं 2006 में इराक में अमेरिका ने सेना उतारी थी, जो काफी लंबे समय तक वहां रही थी, और अब खबर यह है कि 2026 में ईरान में डोनाल्ड ट्रंप अपने कमांडोज को उतारने वाले हैं। West of checkpoint 343, how copy? Good. अब कई डिफेंस एक्सपर्ट है दर्शकों जो दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ईरान पर अटैक को लेकर इजराइल और अमेरिका की बैठक हो चुकी है, और यह बैठक अब जल्द ही परवान चढ़ने वाली है। इसमें जो रणनीति बनी है वो मैदान में आने वाली है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या रणनीति बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जैसे ही अब अटैक किया गया है उसके बाद सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर क्या तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप की। क्या वो बदला लेंगे, और बदला लेंगे तो फिर सेना कैसे उतारेंगे? आइए आपको समझाता हूं। ईरान से मिल रही मात के बाद डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में है दर्शकों। जंग के बीच ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। आपको बताएं ट्रंप ने कहा ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करे। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो भीषण हमला किया जाएगा दर्शकों। ईरान के पावर प्लांट और जरूरी ठिकाने को तबाह कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और इसके लिए ट्रंप ने ग्राउंड पर सेना उतारने की तैयारी की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। इसके लिए यूएसएस त्रिपोली, यह है यूएसएस त्रिपोली जो आप देख रहे हैं, ईरान को पूरी तरह से घेर रहा है और यह ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए यूएसएस त्रिपोली बढ़ चुका है और 3,500 मरीन कमांडोज की तैनाती पहले से ही की गई है, जबकि 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी चल रही है। आपको बताएं दर्शकों, ग्राउंड ऑपरेशन खार्क द्वीप पर होगा या पूरे ईरान में होगा, यह अभी साफ नहीं है, क्योंकि ट्रंप बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खार्क द्वीप से ही कंट्रोल करता है। अब बड़ी बात क्या है, ट्रंप की प्लानिंग ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए खार्क आइलैंड पर कब्जे की है, लेकिन इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन के नाम पर अपने पांव पीछे खींच लिए, यानी ईरान में जमीन पर उतरने से इजराइल को डर लग रहा है। और दर्शकों समझिए, अगर इजराइल को डर लग रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से तैयार है। सुनिए जरा। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do, and you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी है वो है सेना को उतारने की, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले यह तस्वीर देखनी चाहिए। ईरान ने IRGC ने पूरी तैयारी कर ली है। हॉर्मुज पर अगर डोनाल्ड ट्रंप के कमांडोज आएंगे तो जवाब तगड़ा दिया जाएगा। अब दर्शकों जरा इसे समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तो सेना उतारेंगे, तो ईरान ने कहा वेलकम टू हेल। आ जाइए देख लेते हैं किसमें कितना है दम। ये आप देखिए, तेहरान टाइम्स में हेडलाइन छपी है, लिखा है वेलकम टू हेल। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान ने बड़ी वार्निंग दी।
तेहरान टाइम्स ने अमेरिका के लिए लिखा वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। ईरानी मीडिया ने कहा अमेरिकी सैनिक सिर्फ ताबूत में लौटेंगे। दरअसल ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन सच में मौत जैसा है। क्यों खतरनाक है समझिए। ईरान अफगानिस्तान और इराक का कॉम्बिनेशन है। पहाड़, रेगिस्तान, सकरी घाटियां, पूरा देश इसी से घिरा हुआ है। और तेहरान जैसे बड़े शहर में ऊंची इमारतें हैं, गलियां भी हैं, सुरंगें भी हैं। और शहर में हर इमारत, छत, हर गली एक संभावित खतरा बन जाती है दर्शकों। यानी ये जंग इराक जैसा ओपन डेजर्ट वॉर नहीं होगा, बल्कि अफगान इराक का कॉम्बिनेशन ईरान में देखने को मिलेगा दर्शकों। यूएस के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है इसे समझिए। ईरान एरिया में इराक से 4 गुना बड़ा है और इराक में 2 लाख सैनिक नाटो को उतारने पड़े थे, जबकि ईरान में नाटो भी ट्रंप के साथ नहीं है। यानी 1-2 लाख सैनिक भेजकर भी ऑपरेशन संभव ही नहीं, क्योंकि ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं और लाखों नागरिक अलग हैं। ग्राउंड ऑपरेशन का अंजाम क्या होगा दर्शकों, आंकड़ों से समझिए। भारी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत हो जाएगी। जंग महीनों नहीं बल्कि सालों लंबी खिंचेगी। तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगी और ईरान के प्रॉक्सी पूरे मिडिल ईस्ट में हमला करेंगे। जंग ईरान से पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन दर्शकों, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राउंड पर अपनी सेना उतारी तो आप समझिए किस युद्ध से दुनिया बच नहीं पाएगी। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। इराक के मुकाबले ईरान 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इराक में करीब करीब प्लेन ग्राउंड था, लेकिन ईरान में जागरोस पर्वतों की एक न टूटने वाली श्रृंखला है। इराक में एक कमांड हेडक्वार्टर था, लेकिन ईरान में मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन के अनुसार हर प्रोविंशियल कमांडर एक कमांड हेडक्वार्टर को कंट्रोल करता है, यानी कि एक ईरान नहीं 31 ईरान लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारना या ग्राउंड ऑपरेशंस करना ऐसे होगा कि जैसे दीवार में जाके सर टकरा देना। ग्राउंड ऑपरेशन तो दिखाया जा रहा है कि हम ऐसा करेंगे वो कुछ और। जहाँ ताकतवर है वहाँ अपने आप को कमजोर, और जहाँ कमजोर है वहाँ अपने आप को ताकतवर दिखाना, यही तो डिसेप्शन और सरप्राइज होता है जो सभी मिलिट्री युद्ध के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो इसमें माहिर है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक तरफ दुनिया में खतरा बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सेना उतारने की तैयारी में, लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है ये आप देखिए। सऊदी में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किया गया। यानी ईरान समझ रहा है कि कहां पर अमेरिका को कमजोर करना है, ताकि वो सेना उतारने से पहले 100 बार सोचे। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, ये हालत की है सऊदी के एयरबेस पर। यूएस का E-3G देखिए और KC-135, उसके हाल क्या कर दिए हमले में आप देखिए। करोड़ों रुपए का जहाज है दर्शकों ये। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। बगदाद में इराक के बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया सैन्य अड्डे पर यह हमला किया गया। यानी अमेरिका के सैन्य बेसिस पर चुन कर हमला हो रहा है। अब देखिए हमले हुए अमेरिकी बेसिस पर। डोनाल्ड ट्रंप आज आ गए, कह रहे हैं वो व्हाइट हाउस के नीचे बंकर बनवाएंगे। अब सोचिए आप, डोनाल्ड ट्रंप भी क्या डर से बंकर बनवा रहे हैं। सुनिए जरा। But the military is building a massive complex under the ballroom, and that's under construction, and we're doing very well. So we're ahead of schedule. That's part of it. The ballroom essentially becomes a shed for what's being built under the military. सोचिए दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप जहां अमेरिकी बेसिस पर हमला हो रहा है, उसके बाद बदल गए और ऐसे बदले हैं कि अब वो बंकर बनवा रहे हैं, वो भी कहां, व्हाइट हाउस के नीचे। जूम आउट करिए इसे। सबसे बड़ी बात यह, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ज्यादातर ओपन बेसिस तबाह हो गए दर्शकों। जो सैन्य बेसिस बचे हुए हैं उस पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने लिए सेफ हाउस बनवा रहे हैं, जो व्हाइट हाउस के नीचे कुछ इस तरह का है दर्शकों। बिल्कुल सेफ माना जा रहा है बंकर। और राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के उस हिस्से की
बाकायदा तस्वीर भी दिखाई जिसके नीचे तहखाना बन रहा है। इसे बॉल रूम भी कहते हैं दर्शकों। व्हाइट हाउस का बॉल रूम ईस्ट विंग की जगह पर बन रहा है। इसे पुख्ता सुरक्षा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और आपको बताएं, ट्रंप ने खुद बताया इसके बारे में। वो कहते हैं ये बुलेट प्रूफ और ड्रोन प्रूफ होगा, यानी बंदूक और ड्रोन से हमला करना आसान नहीं होगा। साथ ही बुलेट प्रूफ शीशे वाली खिड़कियां भी होंगी और ड्रोन प्रूफ छत भी होगी, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन हैरत की बात तो यह दर्शकों कि इस सेफ बंकर के निर्माण का खर्चा व्हाइट हाउस के फंड से नहीं बल्कि प्राइवेट डोनेशन से चुकाया जाएगा। और इस बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, जहां ट्रंप टॉप मीटिंग के अलावा बड़े समारोह को भी कवर करेंगे। इस बंकर में एक साथ 1000 लोग आसानी से रह सकते हैं। देख लीजिए आप, युद्ध के समय इस बॉल रूम में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देंगे। हालांकि मिलिट्री फैसिलिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह प्लान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही है और खतरनाक है। लेकिन अगर यह प्लान है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई में डर गए? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब ने एक नया लड़ाई का प्रावधान बनाया है, एक नया पैराडाइम इन्वेंट किया है। वो AI सॉफ्टवेयर मेवन के तहत कि पहले दिन अपने प्रतिद्वंदी की लीडरशिप को मार डालो, हत्याकांड कर दो उनका और 2 दिन में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो अब इनको डर लग रहा है कि ये जो फ़लसफ़ा इन्होंने दुनिया को सिखाया है ये इनके खिलाफ भी लग सकता है। और ये बॉल रूम के नीचे अपने जो वाइट हाउस में बॉल रूम बना रहे थे, अब उसके नीचे ये एक अंडरग्राउंड शेल्टर और बंकर भी बनवा रहे हैं, क्योंकि इनको भी अब फिक्र पड़ गया है कि जो ये औरों को कर रहे थे वो अब इनके साथ भी हो सकता है अगले युद्ध में। अब सोचिए दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप क्या बनवा रहे हैं? बंकर बनवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये बंकर आखिर बनवा क्यों रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में भी अब विरोध का सामना कर रहे हैं और ऐसा विरोध हो रहा है उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का पुतला लगा के लोग मार रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए, एमएन सुनाइए। पुतले को मार मार के तोड़ दिया दर्शकों। देखिए आप, लोग कितने हैं जो सड़कों पर आ गए और ट्रंप को सत्ता से हटाना चाहते हैं। उनका कहना है बेवजह का युद्ध किया जा रहा है। सुनिए। अब ये देखिए दर्शकों, एक और जगह पर रैली निकाली गई जहां डोनाल्ड ट्रंप का पुतला बना के मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता पर रहने के काबिल नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं रजा पहलवी क्या कह रहे हैं और पूरी तैयारी की जा रही है। इस समय ईरान को पूरी तरह से आजाद करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده این آخرین نبرده सोचिए आप, ये रैली अमेरिका में निकल रही है दर्शक। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब्जा करना चाहते हैं,
उसी ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए, देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप विवादों में है। वो दुनिया में शांति का वादा करके दूसरी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके दूसरे टर्म में अब तक 434 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 434 दिनों में वो सिर्फ युद्ध और टैरिफ वॉर में ही व्यस्त रहे। ऐसे में अमेरिका की जनता अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ गई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका में नो किंग्स के नाम से बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है। दर्शक, आपको बताएं, ट्रंप के खिलाफ जगह जगह पर विरोध हो रहा है और अमेरिका में यह प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, साथ ही ईरान के साथ चल रहे तनाव के खिलाफ किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि नो किंग्स प्रदर्शन की यह तस्वीर बड़ी लहर है और आगे और भी ज्यादा उग्र होगी। ऐसे प्रदर्शन और भी हो चुके हैं जिनमें लाखों लोग शामिल हुए थे। इन प्रदर्शन के पीछे महंगाई, अर्थव्यवस्था और धीमी रफ्तार भी है। दर्शक, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वादा क्या करते हैं ये तो सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पीस प्रेसिडेंट हूं मैं, मुझे नोबेल चाहिए। अब तक उन्होंने पूरी दुनिया में 8 युद्ध रुकवा दिए, लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप के दूसरे टर्म में कई मिलिट्री एक्शंस हुए हैं। ईरान पर दूसरी बार अटैक किया गया है, जो अब भी जारी है। इससे पहले ट्रंप ने तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला किया और वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मदुरो को किडनैप कर लिया। इसके अलावा यमन में हूती विद्रोहियों पर भी हमला किया। साथ ही सोमालिया, नाइजीरिया, सीरिया में भी सैन्य ऑपरेशन हुए। लेकिन ट्रंप अब भी रुकने वाले नहीं हैं। उनकी नजर क्यूबा पर है। यानी अभी ट्रंप के कार्यकाल का सिर्फ 30% हिस्सा पूरा हुआ है और उनके कार्यकाल में अब भी करीब 2 साल 10 महीने बचे हैं। दर्शक, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। उसके बारे में आपको बताएं, लेकिन पहले सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार नो किंग प्रोटेस्ट किया गया और मुझे लगता है कि इसमें लगभग 300-500 ग्रुप्स ने लगभग विभिन्न शहरों में प्रोटेस्ट किया, जो कहीं न कहीं ट्रंप की गलत नीतियों के कारण एक तरीके से उनका एक एंटी इनकम्बेंसी ग्रुप तैयार होते जा रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक राजनीतिक विरोध है और जिसके चलते उन्हें उनके पावर या उनके सत्ता में कोई किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से उनका अप्रूवल रेट डे बाय डे अमेरिका के अंदर घरेलू स्तर पर गिरते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का ये जो संघर्ष है, ईरान, इजराइल, अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ट्रंप बुरी तरीके से घरेलू स्तर पर घिर चुके हैं, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने बिना कांग्रेस के सपोर्ट से इस युद्ध में चले गए, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही चिंतनीय है। लेकिन दर्शकों, अब डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि वो फंस गए और ये युद्ध उनके गले की फांस बन गया है। तो आज उन्होंने दर्शकों मान लिया है कि वो ये युद्ध ना तो खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए कर रहे थे और ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। उनके जहन में सिर्फ तेल चल रहा था। दर्शकों, तेल, वो तेल पर कब्जा करना चाहते। पहली तस्वीर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप मान गए दर्शक, और ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर यूएस ने इसीलिए हमला भी किया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। सामने बढ़ाओ। ये देखिए दर्शक, तेहरान पर बमबारी इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके तेल पर कब्जा कर सके। दिखाइए फुल फ्रेम। अब इस तेल के खेल में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए दर्शकों, क्योंकि हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। मूव कीजिए। नेतन्याहू भी दर्शकों अब मैदान में आ गए और मिडिल ईस्ट के तेल पर भारी संकट मंडराने लगा है और यह संकट ऐसा है जो दुनिया में दिक्कत पैदा कर देगा। दर्शकों, नेतन्याहू भी अब सामने आ गए और वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाता हूं। אני פגשתי מפקדים אמיצים, מפקדים שנחושים להכות באויבינו ולהרחיק את הסכנה מגבולנו.
אנחנו במערכה רב-זירתית. אנחנו מכים בעוצמה אדירה באיראן ובשלוחיה. אנחנו מביאים הישגים כבירים. दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध के 1 महीने बाद युद्ध की वजह का पता चला। ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद ट्रंप कबूल कर रहे हैं उनका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन की जगह तेल पर कब्जा करने का था। लेकिन खूंखार खलीफा ने दिखा दिया ईरान वेनेजुएला नहीं कि एक रात में कब्जा कर ले। 1 महीने बीत गए और युद्ध का परिणाम अब तक नहीं आया। ईरान पर धमाके हर दिन हो रहे हैं, तबाही हर घंटे मच रही है, इंसानी जिंदगी हर मिनट खत्म हो रही है। लेकिन ट्रंप को तेल चाहिए और इसी लालच में जिस युद्ध की शुरुआत उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाकर की उसका कबूलनामा खुद दे रहे हैं। तेल तेल और सिर्फ तेल की माला जप रहे हैं। खैर, ईरान पर हमले का मकसद पूरा हो या ना हो, लेकिन दुनिया को पता चल चुका है ट्रंप अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे कितनी भी लाशें ही क्यों ना गिर जाएं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप फंस गए और ऐसे फंसे हैं कि उन्हें आज दुनिया को बताना पड़ा कि उनके दिमाग में सिर्फ तेल चल रहा था। आइए आपको दिखाते हैं। कई लोगों ने कहा सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध किया है, लेकिन यह ठीक बात नहीं थी। फिर कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि उनकी नजर तेल पर है। 1 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा क्लियर की है, साफ की है। दर्शक, ईरान पर हमले के पीछे सत्ता परिवर्तन मकसद नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के तेल पर कब्जा करना था, इस खार आइलैंड पर कब्जा करना है। उन्होंने खुद ईरान के तेल पर कब्जा करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिकी सेना खार द्वीप पर कब्जा कर सकती है और जहां देश का करीब 90% तेल निर्यात यहीं से होता है, इसी खार से। ऐसे में उन्होंने कहा हम ईरान का तेल लेना चाहेंगे। इतना ही नहीं, साथ ही कहा ईरान से तेल को लेकर हम बातचीत भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने साफ बताया कि ईरान का तेल उनकी पसंदीदा चीज है। अमेरिका में कुछ लोग मेरी बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, क्योंकि वो लोग बेवकूफ हैं। हम ईरान से तेल ले सकते हैं। यानी ये क्लियर हो गया है दर्शकों कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब ईरानी तेल के लिए कर रहे हैं। कुछ इसी तरह उन्होंने वेनेजुएला पर भी तेल के लिए हमला किया था और मदुरो को किडनैप कर लिया था। लेकिन आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने बाद बताया कि उन्हें तेल चाहिए। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर। प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार कह रहे थे ये युद्ध न्यूक्लियर थ्रेट और सुरक्षा के लिए है, लेकिन अब उन्होंने साफ किया है कि हम ईरान का तेल लेना चाहते हैं और जरूरत पड़ी तो खर द्वीप को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। यह मॉडल ट्रंप साहब का वेनेजुएला में जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी, वही रणनीति तेल के लिए यहां पे अपना रहे हैं। यह युद्ध न्यूक्लियर व सुरक्षा का नहीं है, बल्कि ऊर्जा और तेल का है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप तो तेल के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इजराइल क्या चाहता है? इजराइल दर्शकों लेबनान पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसका सपना है ग्रेटर इजराइल का, और इसलिए लेबनान पर हमले भी कर रहा है। और खबर तो यह है कि 10-15 किलोमीटर अंदर भी घुस गए हैं नेतन्याहू के सैनिक। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगला नंबर और टारगेट सेट कर लिया है। ये वेनेजुएला पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे पर आ गया है क्यूबा, और उसका प्लान भी डोनाल्ड ट्रंप ने सेट कर लिया। लेकिन दर्शकों आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को क्यों लड़ना चाहते हैं? अगर वो क्यूबा पर हमला करेंगे तो इसके पीछे की पूरी रणनीति है दर्शक, क्योंकि ईरान से वो जीत नहीं रहे और क्यूबा पर हमला करके वो जीत सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा मैं आपको समझा देता हूं।
ईरान से युद्ध के बीच एक और युद्ध की तैयारी हो रही है दर्शकों। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई लड़ाई में कूदने का ऐलान किया। ये देखिए, यानी ईरान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा है और इसके पीछे भी राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद रिजीम चेंज है। दरअसल क्यूबा में 1959 से कम्युनिस्ट सरकार है दर्शकों, और अमेरिका को क्यूबा की मौजूदा सरकार पसंद नहीं है क्योंकि वो विरोधियों को जेल में डालती है, बोलने की आजादी नहीं देती। इसलिए ट्रंप कहते हैं कि ये सरकार लोगों को परेशान करती है। लेकिन इसके पीछे की एक और वजह बेहद खास है दर्शकों। सबसे बड़ी बात, क्यूबा की दोस्ती अमेरिका के दुश्मनों से है, जैसे रूस, चीन, ईरान और कुछ आतंकवादी गुट भी इसमें शामिल है। और अमेरिका को डर है कि ये देश कहीं क्यूबा में मिलिट्री बेस ना बना ले, क्योंकि क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 90 मील दूर है। इसलिए ट्रंप इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि क्यूबा की सरकार गिर जाए या फिर बदल जाए। इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाए और दर्शकों पुराना दुश्मन खत्म हो जाए। ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक हमला कर रहे हैं, क्या इसमें सफल हो पाएंगे? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there to help it out. We'll be there to help our great Cuban Americans. अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग ही चल रहा है। वो कह रहा है कि इस युद्ध को मैं रुकवा दूंगा। आप सोचिए, ईरान को लेकर पाकिस्तान ने बैठक बुलाई जिसमें ईरान का कोई प्रतिनिधि ही नहीं था। सोचिए आप, जिसका युद्ध रुकवाना है वही बैठक में नहीं आया। अब आप ये देखिए दर्शक, 29 मार्च को जब बैठक हो रही थी उससे पहले ही इशाक डार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, दौड़ने भागने के चक्कर में गिर गए और उनका कंधा टूट गया। खबर यह है, सोचिए आप, पाकिस्तान जब इतनी गिरी हुई हरकत करेगा तो ईरान को तो मना करना ही था। ईरान ने कहा दर्शक, ना तो हम इस बैठक में पहुंचे और ना हमें बताया गया, ना हमसे पूछा और ना हमें इसकी जानकारी दी गई। यानी ईरान इस बैठक में था ही नहीं दर्शक, और ईरान ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दिया। यानी ईरान ने कहा बैठक हमारी होनी थी, युद्ध हमारा है, लेकिन हम ही बैठक में मौजूद नहीं है। ऐसे शांति का हम क्या करेंगे? ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान को गेट आउट कह दिया है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिखा दी। इशारों इशारों में शहबाज मुनीर को ट्रंप का एजेंट बताया दर्शकों। ईरान के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए मीटिंग की है। इस्लामाबाद मीटिंग से ईरान ने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। आपको बताएं, कहा कि मध्यस्थता जैसी कोई बातचीत नहीं हुई है। शांति दूत का दिखावा करने से पहले पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अब उसकी उम्मीदों को धक्का लगा है। दरअसल इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने युद्ध पर मीटिंग बुलाई और सोचिए, इस बैठक में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री मौजूद थे। बिना किसी नतीजे के इस्लामाबाद में बैठक खत्म हो गई क्योंकि ईरान ही नहीं था। 2 दिन तक चलने वाली बैठक की 1 दिन में ही पोल खुल गई और इस मीटिंग में युद्ध को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान की गारंटी पर भी कोई देश एकमत नहीं हुआ। जिस वक्त पंचायत के जरिए पाक ट्रंप की तरफदारी में जुटा था, आपको बताएं उसी वक्त ट्रंप के देश अमेरिका ने शहबाज को जोर का झटका दिया है। खबर यह है, अमेरिकी संसद की एक रिसर्च में पता चला है जिसमें पाकिस्तान की पोल खुल गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों का पुराना अड्डा बताया है। शहबाज मुनीर पर आतंकी संगठनों को पनाह देने का भी जिक्र किया गया है और अमेरिकी कांग्रेस की ओर से रिपोर्ट 25 मार्च 2026 को जारी की गई। और सुनिए इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करें, सुनवाते हैं आपको। We are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they
gave us as a tribute. I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. अब दर्शकों, जब ईरान ने भगा दिया तो मरता क्या ना करता, वो ट्रंप के दरवाजे पर पहुंच गया। यही पाकिस्तान है दर्शकों, जिसे दलाल कहा गया है। क्यों कहा गया है सोचिए आप। अब ट्रंप की फैमिली को खुश करने लगे। ये देखिए आप, ट्रंप के घर से उनके दामाद पहुंच गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान को लग रहा है यहीं से कुछ पैसा मिल जाए तो मदद हो जाएगी। दर्शकों, आपको बताऊं मैं, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से कई लोग पहुंचे। खबर यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो उनकी मदद कर दे। आगे बढ़ेंगे दर्शकों, आपको बताएं, इस समय ईरान ने पाकिस्तान को बता दिया कि ना तो हमसे कोई बात हुई, ना हम आपकी मदद कर सकते। तो अब पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से। दर्शकों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ये आप देखिए, लॉकडाउन लगा हुआ है वहां। पाकिस्तान की गलत नीति उसे कंगालिस्तान बना चुकी है। युद्ध की वजह से पाकिस्तान की हालत और चरमरा गई। आर्थिक मंदी के लिए शहबाज और मुनीर ने नया पैतरा गढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और दामाद की शरण में पाकिस्तान चला गया। दर्शक, ट्रंप के दामाद दर्शक ये बैठे हुए हैं, जेरेड कुशनर इनका नाम है, जो विशेष दूत भी है डोनाल्ड ट्रंप के। जूनियर ट्रंप की संपत्ति आपको बताऊं मैं, $500 मिलियन की है, यानी 4,433 करोड़ की। और ट्रंप फैमिली का प्रमुख कारोबार रियल एस्टेट और क्रिप्टो का है। एआई और डेटा सेंटर में भी ट्रंप का परिवार अच्छा खासा निवेश करता है। रक्षा तकनीक के ठेके में ट्रंप का कारोबार बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल और निवेश कंपनियां भी ट्रंप ब्रांड में शामिल हैं। और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट देखते हैं। खाड़ी देशों के जरिए ट्रंप की कंपनियां हजारों करोड़ कमाती हैं। अब आर्थिक संकट और जो कर्ज बढ़ा है पाकिस्तान पर, उससे उसकी साख गिर रही है। और इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने अब ट्रंप फैमिली को लालच दिया है। निवेशकों के लिए क्रिप्टो के जरिए दरवाजे खोल दिए हैं। पाकिस्तान को लगता है कि क्रिप्टो निवेश के जरिए ट्रंप से थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। और क्रिप्टो को एक माध्यम से ऐसे रूप में भी देखा जा रहा है जो निवेश आकर्षित कर सकता है। इस नए संबंध के जरिए पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। हालांकि ये जोखिम भरा कदम है, क्योंकि इसमें अस्थिरता ज्यादा है। अगर शहबाज मुनीर की ये चाल भी नाकाम हुई दर्शक, तो फिर पाकिस्तान की बर्बादी तय है। वहां लॉकडाउन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सुनवाते हैं आपको, क्या पाकिस्तान वाकई कंगाली के दौर में जाने वाला है? एक्सपर्ट से सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने मीटिंग करने की कोशिश की है, टर्की को बुलाया, इजिप्ट को बुलाया, अजरबैजान भी वहां पर पहुंच गया, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री भी गए थे कि भाई हम कोई ये जो समस्या हो रही है वेस्ट एशिया में, हम उसका कोई समाधान ढूंढेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ईरान जो इन्वॉल्व है उसके अंदर, जो भिड़ रहा है इसराइल के साथ, और इसराइल जिसको पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, और अमेरिका, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। ये जो पाकिस्तान ने किया है, ये दुनिया को दिखाने के लिए भाई मेरी भी बात सुन लो, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई उनकी बात सुनता नहीं। ईरान ने पहले ही कह दिया ये तो बेकार के लोग हैं। अमेरिका भी ना उसकी बात सुनता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ट्रंप साहब इस समय पूछ कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी कि हमें ग्राउंड अटैक करना है ईरान पर, तो वो पाकिस्तान का 900 किलोमीटर के लगभग का बॉर्डर, उसके थ्रू जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट टेरेन है। सो मेरा अपना मानना है कि ये पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। ना इसराइल, ना अमेरिका, ना ईरान ने स्वीकार किया है जो ये नौटंकी करने की कोशिश कर रहे थे। अब दर्शकों, आपको बताता हूं, पाकिस्तान की तो हालत खराब है, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है दर्शकों। और जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वो आपको आज देखनी ही चाहिए। आप भी पहली बार सुनेंगे, भारत में तेल का कुआं। आप कहेंगे ये कहां पर है, किस जगह पर स्थित है? मैं आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं। दर्शकों, पहली तस्वीर दिखाइए। यह है राजस्थान का बाड़मेर दर्शकों, जहां पर कच्चे तेल का भंडार है। और अब भारत सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है, क्योंकि कच्चा तेल बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर हो सकता है। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये खबर आई थी उसके बाद भारत सरकार ने काम तेज किया। ये राजस्थान का बाड़मेर देखिए आप, तेल रिफाइनरी का निर्माण चल रहा है और सरकार चाहती है कि यहां पर काम तेज गति से हो, ताकि जल्द से जल्द इसका फायदा भारत को मिल सके। सोचिए आप,
भारत के राजस्थान के बाड़मेर में तेल, और उसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है। तैयारी कैसी है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया वैश्विक संकट के मुहाने पर है। ट्रंप की सनक मिजाजी से मंडराए इस संकट का असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन भारत हमेशा से समस्या में समाधान की तलाश करने वाला देश रहा है। संकट की इस घड़ी में भी तलाश सही रास्ते पर चल रही है। हॉर्मुज से भारतीय तेल और गैस टैंकरों का आना इसका पहला सबूत है। दूसरा सबूत गल्फ कंट्री के अलावा बाकी देशों से तेल और गैस के व्यापार को बढ़ाना। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। तेल और गैस के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता कम है। इसी वजह से अब घरेलू भंडार को संरक्षित किया जा रहा है। इससे खपत की डिमांड तो पूरी नहीं होगी, लेकिन संकट में यह कारगर जरूर साबित होगा। अब दर्शकों आप सोचिए इधर, भारत ने इसकी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस समय दुनिया में तेल संकट गहरा रहा है। और आपको बताता हूं दर्शकों, ईरान युद्ध के चलते इस समय दुनिया भर में तेल का संकट है और भारत में तेल और गैस की अफवाहें हैं। मूव कीजिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का 90% हिस्सा विदेशों से आता है। हालांकि भारत में भी कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, लेकिन यह अभी महज 18 से 20% तक का है। राजस्थान कच्चे तेल उत्पादक के मामले में टॉप पर है। बाड़मेर दर्शकों, जैसलमेर, बीकानेर और जालौर में कच्चे तेल के भंडार हैं। और सुनिए, इसे बताइएगा, राजस्थान में अभी तक 990 तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं। दावा यह कि बाड़मेर में करीब 330 तेल के एक्टिव कुएं हैं और बाड़मेर बेसिन देश का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है। बाड़मेर सांचौर में 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र और बीकानेर नागौर का क्षेत्रफल है 70,000 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान में इस वक्त दर्शकों 4 तेल और गैस के बेसिन हैं। महाराष्ट्र में भी समुद्री तटों के पास तेल के भंडार हैं। यानी धीरे धीरे भारत में कच्चे तेल की तलाश तेज की जा रही है दर्शकों। और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि अगर इस समय इस पर काम किया गया तो आने वाले भविष्य में भारत में मदद मिल सकती है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, इधर भारत तैयारी कर रहा है और उधर जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर डालिए। वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब भी जहाज फंसे हुए हैं। कुछ जहाज जरूर निकल रहे हैं, लेकिन अब ईरान वहां टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, जो रिफाइनरीज हैं उस पर अटैक हुआ है, तो तेल निकलेगा कैसे, तो आएगा कैसे? इसलिए दुनिया भर में एनर्जी सेक्टर पर खतरा मंडराने लगा है। अब दर्शकों, आज सरकार ने बताया, सरकार ने कहा कि हम इस समय संकट पर नजर बनाए हुए हैं, तैयारी चल रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। नाविक हैं ये सब। पर्शियन गल्फ में 18 भारतीय जहाज हैं इस वक्त और उसमें 485 इंडियन सीफेयर्स नाविक हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी सामुद्रिक घटना की सूचना नहीं है। 28 तारीख को 2 दिनों पहले हमारे 2 LPG कैरियर्स BW टियर और BW एल्म, इन दोनों ने वो रास्ता सफ़र तय किया। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर किया और ये अब भारतीय पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं उससे किस किस सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब वो दिखने लगा है दर्शकों। आइए जरा आपको बताता हूं, आप देख लीजिए आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ईरान युद्ध से सिर्फ तेल और गैस का संकट नहीं होने वाला है, सुन लीजिए ध्यान से, बल्कि इस युद्ध में कई और सेक्टर्स को भी प्रभावित किया है।
खेती पर भी इस युद्ध का व्यापक असर हुआ है दर्शकों। दुनिया की 1/3 खाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते आती है। सप्लाई बंद होने से खाद की कीमतें बढ़ने के आसार हैं, लेकिन अभी तक नहीं है, पहले ही बता दूं। हालांकि भारत में अभी खाद का पर्याप्त भंडार है, यह भी जान लीजिए। देश में लगभग 55 लाख टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है। टाइल्स, सैनिटरी वेयर और ग्लास उद्योग भी इससे प्रभावित हुआ है। गैस सप्लाई बाधित होने से उत्पादन कम हो रहा है। स्टील, टायर, पेंट, केमिकल उद्योग भी इसकी जद में आ गया है दर्शक। गैस की किल्लत से कपड़ा उद्योग भी संकट में आ गया है। दवा बनाने वाली कंपनियों में भी थोड़ा संकट बढ़ गया है। युद्ध के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है दर्शक। आपको बताएं, करीब करीब देश के हर सेक्टर ने युद्ध की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी झेली है और ये आगे बढ़ सकती है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें सुधार होगा। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कोई ये मानता है कि युद्ध खाली एनर्जी पर यानी पेट्रोल, डीजल, गैस को प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये युद्ध जिंदगी के हर पहलू में कहीं ना कहीं इस समय घुस चुका है। अगर हम पानी लें तो पानी पे जिस बॉटल में पानी पैक किया जाता है पॉलीमर से बनती है, उस पॉलीमर की सप्लाई पर भी अब दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा खाद जो किसान इस्तेमाल करते हैं, यूरिया और डीएपी, वो भी बहुत हद तक आयात की जाती है। उसका आयात भी डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, यानी कि किसानों को खाद की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब दर्शकों सोचिए, दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराने लगा है। क्या आपने सोचा है दर्शकों कि ऐसा संकट पहले कभी आया है? तो उसका कारण क्या रहा होगा? ये आप देख रहे हैं कतर पर भी ऐसे हमले किए जा रहे हैं, यानी मिडिल ईस्ट में हमला किया गया। लेकिन दर्शकों, आज आपको कुछ साल पहले लेकर चलता हूं, और कुछ साल पहले मतलब 50 साल से ज्यादा ऐसा ही वक्त था दर्शकों। ये कोई पहली बार नहीं है। कई लोग कह रहे हैं हमारी जनरेशन ने ये देख लिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब विश्व तेल संकट का सामना कर रहा हो। ये संकट पहले भी अमेरिका की वजह से ही हुआ था और अभी भी। साल 1967 में इजराइल ने मिस्र के हवाई अड्डों पर हमला किया और इस युद्ध में मिस्र और सीरिया की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए मिस्र और सीरिया बेचैन हो गए। 6 साल बाद 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर दोनों देशों ने अटैक कर दिया और इस युद्ध को इतिहास में योम किपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। योम किपुर यहूदी वर्ष का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, इसलिए 6 अक्टूबर 1973 का दिन हमले के लिए चुना गया। इजराइल के साथ इस युद्ध में अमेरिका भी आया। 17 अक्टूबर 1973 को अरब तेल उत्पादक देशों ने युद्ध का विरोध किया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को तेल निर्यात भी बैन कर दिया गया, जिसके बाद दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच गया था। तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच गई। दिसंबर 1973 में तेल की कीमतें $11.65 के आसपास पहुंच गई और दर्शकों, कुछ ऐसे ही हालात आज भी नजर आ रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। क्या वापस वैसे हालात बनेंगे? सुनवाता हूं आप। लेकिन 1967 में जब सिनाई आइलैंड्स इजिप्ट से और गोलान हाइट्स सीरिया से इजराइल ने हड़प ली थी, तो उसके बाद 73 में दोनों ने अरब देश की बैकिंग के साथ इजराइल के ऊपर योम किपुर का वो जो, क्योंकि उनका होली डे था यहूदियों का, उस दिन उनके ऊपर हमला एकदम सरप्राइज अटैक बोला था। तो इसीलिए उसको योम किपुर वॉर्स भी, और इत्तेफाकन तब भी रमदान का ही महीना था, तो चाहे वो अरब इजराइल वॉर कह लीजिए या रमदान वॉर्स कह लीजिए, अक्टूबर वॉर्स कह लीजिए, तो उस दौरान भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हुई थी। तब उस समय लेकिन पूरा अरब वर्ल्ड शिया सुन्नी छोड़कर यहूदियों के अगेंस्ट खड़ा हुआ था और पहली बार उन्होंने तेल को एज अ बार्गेनिंग चिप, उसका वेपनाइजेशन कह लीजिए, या उसके तहत पूरे वर्ल्ड को क्रिपल करने की एक सिचुएशन क्रिएट करी थी, जो आज भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तहत कर रहा है। दर्शकों, आपको बताते हैं, एक तरफ दुनिया में युद्ध चल रहा है और भारत बार बार कह चुका है शांति स्थापित करनी चाहिए, और आज भारत ने दर्शकों अपने देश में भी नक्सल मुक्त अभियान में लगभग कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बताऊं, इसके बारे में पहली तस्वीर दिखाई है। इधर लोकसभा और राज्यसभा में बहस हो रही है, कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध का मुद्दा वहां पर भी छाया हुआ है, हंगामा हुआ। सुनिए जरा।
रुपया गिर रहा है युद्ध की वजह से, इसको लेकर हंगामा हुआ और इधर नक्सलवाद पर चर्चा हुई। दर्शकों, भारत सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपनी पीठ थपथपाई। 2026 के पहले इस भारत से पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का काम यहां पर करेंगे। और आज 31 मार्च के पहले, एक दिन पहले यहां पर हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों, दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में बार बार कहा जा रहा है युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, उससे समस्या और बढ़ेगी। और इसलिए नक्सलियों को कहा गया कि आप भी हथियार डालिए। ये पूरा देश नक्सलवाद से जूझता रहा दर्शकों। कभी बिहार में नक्सलवादियों की संख्या बढ़ी, फिर झारखंड में ये संख्या बहुत ज्यादा हो गई, इसके बाद पश्चिम बंगाल भी इसकी चपेट में आ गया और धीरे धीरे यहां से खत्म होते गए तो छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़े। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई बॉर्डर इलाके और आंध्र प्रदेश के कई बॉर्डर इलाकों में नक्सली बहुत ज्यादा सक्रिय रहे। कर्नाटक में भी इनकी संख्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे दर्शकों ये कम हो गए और आज ऐलान किया गया है कि ये खत्म हो चुके हैं। यानी भारत नक्सलवाद मुक्त हो गया है, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। और इसके लिए हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्योंकि डेडलाइन दी गई थी और कई नक्सलियों ने मुख्य धारा में शामिल होकर कहा है कि हम हथियारों को छोड़ते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि एक तरफ पूरे नक्सली जो कई सालों से भारत में कोहराम मचाए हुए थे, अब उन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। हिंदुस्तान से नक्सलियों का सफाया हो गया है दर्शकों। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा था। हमने 31 मार्च तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य तय किया था। अब हम खुलकर कह सकते हैं कि देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा, सालों से भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आदिवासियों को बहकाया। देश में 70 में से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो नक्सलवाद खत्म नहीं कर सकी। आपको बताएं, इंदिरा गांधी माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में थी, ये उन्होंने कहा। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नक्सलवादी आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। 12 राज्य, 17% भूभाग और 10% से ज्यादा आबादी में फैल गया था। लेकिन अब केवल 2 ही जिले नक्सल प्रभावित हैं, वो भी चंद दिनों के लिए हैं। पिछले 3 सालों में सुरक्षा बलों ने 706 नक्सलियों को मार गिराया है। आपको बताएं, ये ऑपरेशन काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, नक्सलवाद भारत के कई राज्यों में था और अब सिर्फ 2 जिलों में रह गया है। इसका खात्मा कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। साल 2025 में दर्शकों 313 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 862 गिरफ्तारियां हुई हैं और आपको बताएं, आत्मसमर्पण किया है 1973 नक्सलियों ने। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और आज गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को इसके बारे में जानकारी दी। सुनिए जरा। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएससी, सीएससी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला है। ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को भारत की जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उसको करके दिया और ये दिखाता है कि 31 मार्च कल है, लेकिन उससे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई आया है तो अमित शाह जी इस भारत के गृह मंत्री लेकर आए। यार बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस आतंकवाद नक्सलवाद की जननी रहा, अब तो खुद
नक्सलवाद अर्बन नक्सल बन गए राहुल गांधी। नक्सलवाद, आतंकवाद, हिंसा, इसका समर्थन कभी भी आम आदमी पार्टी ने नहीं। अब दर्शकों आपको बताते हैं, आज एक और बड़ी खबर आई। एक युग का अंत हो गया है दर्शकों। वो था नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री कई बार बने और उनके बिना सरकार ही नहीं बनी। लेकिन अब उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्यसभा जाना है। तो सवाल ये, सीएम कौन होगा? मूव कीजिए। नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया दर्शकों, और कई मंत्री हैं दर्शकों जो काफी भावुक हुए। उनके साथ काम करने वाले, लंबे समय से जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने काफी भावुक क्षण देखे हैं। मूव कीजिए, इसे आपको दिखाते हैं। देखिए आप, नीतीश कुमार के घर नेताओं का जमावड़ा लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की सियासत की धुरी हैं, केंद्र हैं, और उन्हीं के घर पर अब लगातार बैठकें चल रही हैं। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, देखिए आप, नीतीश कुमार ने इस्तीफा का दिया, कई नेताओं के आंसू निकल गए। फुल फ्रेम दिखाइए। यही मतलब इस्तीफा दे दिए। उनको वीडियो कैसा लगा? जो देखते हैं, मतलब था जब पोस्टर दिखा रहा है दूसरे आदमी। अब इधर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, ये भी राज्यसभा गए हैं और सांसद बन गए। नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है और अपनी माताजी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। और दर्शकों, ये चिट्ठी भी काफी भावुक करने वाली है। दोनों की लंबे समय से, आपको बताएं, बिहार की सियासत में काफी ज्यादा रणनीतियां बनी, काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत की और सफलता मिली। लेकिन अब दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह, नीतीश कुमार जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो सीएम क्या सम्राट बनेंगे? बिहार में तमाम अटकलों पर विराम लग गया है दर्शकों। नीतीश कुमार ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बताएं, मुख्यमंत्री ने विधान परिषद से अपना इस्तीफा दिया है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, अब तक चुप है। बिहार को अगला सीएम कब मिलेगा, इस पर बीजेपी और जेडीयू दोनों चुप हैं दर्शकों। खबर है कि 14 अप्रैल तक, खरमास के बाद, नीतीश चाहें तो इस्तीफे के बाद 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसके बाद तय था कि उनकी विधायकी जाएगी, यानी उन्हें छोड़ना ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एक साथ 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। आपको बताएं, दूसरे सदन का सदस्य चुने जाने पर एक सदस्य को इस्तीफा देना पड़ता है एक सदन से, और इसके लिए संविधान में केवल 14 दिन का समय है, जो आज खत्म हो रहा था। इसलिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी विधायकी छोड़ दी है। आपको बताएं, नितिन नबीन पटना के बांकीपुर से विधायक चुने गए थे, जिसके बाद नीतीश सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन उसके बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चुना गया और अब वो राज्यसभा पहुंच गए, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। नितिन नबीन भी 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे दर्शकों, इसलिए उन्हें भी आज एमएलए का पद छोड़ना अनिवार्य था। आपको सुनवाते हैं दोनों के जाने के बाद चर्चाएं क्या चल रही हैं, सुनिए जरा। हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया, नीतीश जी को ठगा। विकास की जो बड़ा लाइन खींचे थे नीतीश जी ने, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। अब दर्शकों, बिहार की सियासत में इंतजार है मुख्यमंत्री का। देखना होगा मुख्यमंत्री कब बनता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, रिश्ते तर्क से नहीं कर्तव्य से निभाए जाते हैं। किसी के सुख में भले ही आप शामिल ना हो, लेकिन दुख में बिना बुलाए भागीदार बनना ही चाहिए। सच्चे रिश्ते की यही पहचान है, क्योंकि गुणा गणित केवल व्यापार में चलता है, रिश्ते में तो प्रेम और व्यवहार ही देखा जाता है। इस बात का आप ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।